हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की वीडियो गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल संबंधी जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में। इसकी पहले एक वीडियो आ चुकी है, तो ये सेकंड वीडियो है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। योग के आविष्कारक, सेम क्वेश्चन, पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अनुस्मृति। यानी मतलब 8 प्रकार दिए गए हैं जिससे कि योग क्रिया की जाती है, जिसमें कि अनुस्मृति नहीं है। ठीक है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये सब योग के प्रकार हैं या फिर योग के अंग कह सकते हैं। तो बाकी जो 8 के 8 जो योग के अंग हैं वो एक साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यही अष्टांग योग हैं। ठीक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, तो पतंजलि किसके समसामयिक थे? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग के संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, जिसका मतलब टाइम पीरियड है 184 से 148 ईसा पूर्व। ठीक है। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गंगेश और उदयन। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। और न्याय दर्शन की मतलब प्रवर्तक कौन है? तो वो गौतम है। ठीक है। इनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। नव्य न्याय दर्शन का कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है। न्याय दर्शन अलग हो गया और ये नव्य न्याय दर्शन अलग हो गया। जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया, उनको इसका संस्थापक मानते हैं। ठीक है। तो गंगेश को भी माना जाता है और उदयन को भी माना जाता है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं होता। तो ये किसका है? ये चारवाकों का कथन है। मतलब चारवाक जो है क्या कहते हैं? जब तक जियो घी पियो और ना मिले तो उधार लेके पियो, कुछ इस तरीके से। ठीक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुतः। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो चारवाक। ठीक है। वो कहते हैं कि मतलब ऐसे प्रत्यक्ष रूप से किसी ने देखा है कि आत्मा आती ही जाती है, पुनरागमन होता है, इसलिए ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से देखी नहीं है तो ये है नहीं, इसलिए वो इस चीज़ को खंडित करते हैं। ठीक है। अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? तो सर्वोच्च मूल्य क्या होगा? काम होगा, है ना। ये भौतिकवादी दर्शन है इस तरीके का, तो काम सर्वोच्च मूल्य होगा इनके लिए। मतलब सिर्फ सुख और सुख, और कैसा सुख? भौतिक सुख। चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती है? लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। और ये नास्तिक विचारधारा है। ये लास्ट वीडियो में बताया था। नास्तिक आस्तिक का मतलब क्या है? आस्तिक का मतलब जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हो, और इससे इतर जो भी लोग होंगे वो नास्तिक, जो भी दर्शन होंगे वो नास्तिक दर्शन होंगे। ठीक है। बौद्ध, जैन और ये चारवाक ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया तो गौतम ने। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम। अब इसमें यहाँ पे एक बार ये भी लिखा है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। तो इनका जो दूसरा नाम है वो याद रहे, अक्षपाद। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? सेम क्वेश्चन फिर से, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। अब ये बाकी जो दर्शन दे रखे हैं उनकी भी बता रखा है कि भाई सांख्य दर्शन के कपिल, ये हमने कई बार देख लिया। वैशेषिक कणाद और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और जो उत्तर मीमांसा होती है उसके बादरायण। ठीक है। मीमांसा के प्रणेता जैमिनी। अब यहाँ पे फिर अच्छा, मोक्ष प्राप्त करने के तरीके और इधर साइड दर्शन। तो ये दर्शन दे रखे हैं, 4 दर्शन हैं, और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके इनके कौन से उसका मिलान करना है। ठीक है। 2 पीछे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार तार्किक चिंतन से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मीमांसा दर्शन से वैदिक अनुष्ठान। मीमांसा दर्शन कहता है कि वैदिक अनुष्ठान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सांख्य दर्शन कहता है कि वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मज्ञान द्वारा। ठीक है। देखो ये 2019 में पूछा है यूपी बीईओ में, और ऐसा ही मतलब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, या तो वो इससे पहले का या बाद में, लेकिन उसमें शायद पहले का है। उसमें भी इसी तरीके से था कि मतलब मोक्ष प्राप्त करने का तरीका पूछा था। कोई स्टेटमेंट थी, उसमें 4 दर्शन दिए थे, तो उसमें एक चूज करना था। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से।
कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जाता है। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। तो इनके बीच की श्रृंखला माना जाता है किसको? कुमारिल को, ठीक है, आचार्य कुमारिल को। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? तो वेद शाश्वत सत्य माना गया है मीमांसा ने, ठीक है। और जो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जैसे दोनों हो गए, उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। तो जो पूर्व मीमांसा है ना, ये वैदिक कर्मकांड पर ज़्यादा बल देती हैं, ठीक है, वैदिक कर्मकांडों को ज़्यादा महत्व देते हैं। और जो उत्तर मीमांसा है वो ज्ञान कांड को, ठीक है। ये भी याद रखना है हमें कि मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, तो अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है, वह इसे अपूर्व कहता है। तो अपूर्व क्या है? एक ऐसी शक्ति जो कहते हैं कि वो कर्म और इसके परिणाम के बीच की अलौकिक कड़ी है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा वह जो पहले नहीं था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैशेषिक, जिसके प्रवर्तक है कणाद। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। सेम क्वेश्चन, मतलब यही व्याख्या है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षट दर्शन नहीं है? तो भारतीय षट दर्शन कौन सा नहीं है? लोकायत और कापालिक, ठीक है। लोकायत ये चारवाक वाला, और ये कापालिक भी, मतलब षट दर्शन कौन से हैं? अभी जो हम ये सब देख रहे थे ना, ये न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदांत यानी उत्तर मीमांसा, तो ये सारे षट दर्शन में आता है। उससे अलग कोई भी पूछे वो सारे मतलब षट दर्शन से भिन्न होंगे, ठीक है। और ये कापालिक के बारे में भी हमने पढ़ा था। मीमांसा और वेदांत, न्याय और कापालिक था, मतलब जो शैव धर्म नहीं था, हम नयनार अलवार पढ़ रहे थे, तो उसी का एक नयनार का आगे चल के संप्रदाय था ये कापालिक। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षट दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षट दर्शन या आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता दे रखे हैं सारे, पहले हम पढ़ चुके हैं, बार बार यहाँ पढ़ने से ऐसे करके याद भी नहीं होगा, 2-3 बार ऐसे मिलान करेंगे तब समझ आएगा। लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? तो चारवाक को। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य है ना। जो वेदांत है ना, जो उत्तर मीमांसा है, उसके फिर कई सारे उपसंप्रदाय मतलब निकलते हैं, उसी में से एक है अद्वैत दर्शन, और जिसके हैं शंकराचार्य। रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद के हैं। शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है, शंकराचार्य को। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता थे तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की नई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी गई। तो ये तो पता चल गया कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहते हैं? शंकराचार्य को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल किया था। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ज्ञान के द्वारा, ठीक है। तो जैसे न्याय दर्शन क्या कहता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो न्याय दर्शन कहता है तार्किक चिंतन द्वारा, मीमांसा कहता है वैदिक अनुष्ठान द्वारा, और सांख्य कहता है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण द्वारा, ठीक है। और वेदांत कहता है आत्मज्ञान द्वारा। ऐसे ही जो अद्वैत दर्शन है वो कहता है ज्ञान द्वारा, ठीक है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन है? तो श्री रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद मतलब एक साथ विषय ऐसे लिख देते हैं और ये अलग अलग लिख रखा है ऐसे। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक हो गए ये श्री रामानुजाचार्य। और इसमें मतलब ये सबका दे रखा है, यहाँ पे पढ़ देती हूँ मैं इस व्याख्या को।
भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, और जो शंकराचार्य है ना, ये निर्गुण में विश्वास करते थे, ठीक है। तथा भक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का साधन मानते थे। तो जो रामानुजाचार्य हैं ये भक्ति को मानते हैं, और शंकराचार्य इसमें नहीं थे। शंकराचार्य अभी हमने पहले पढ़ा था, तो शंकराचार्य ज्ञान को मोक्ष का साधन मानते हैं। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत या फिर ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशवान तथा वैशिष्ट्यपूर्ण है, और जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है, जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद तथा माधवाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। तो वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद या फिर शुद्ध अद्वैतवाद भी कह देते हैं, और माधवाचार्य का द्वैतवाद, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो वेदांत दर्शन के साथ इनका अभिनव गुप्त का नाम नहीं है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और ये माधवाचार्य, अभी हमने पीछे देखे ही हैं। माधवाचार्य का जो द्वैतवाद देखा भी, शंकराचार्य का द्वैतवाद और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। अब यहाँ पे संवत दिए हुए हैं, और ये कब कब स्टार्ट हुए ये दिया है, ठीक है। तो जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत होता है 58 ईसा पूर्व, और जो ये शक संवत है ये 78 ईस्वी में, और जो ये गुप्त संवत है ये 320 में, और कल संवत ये बचता है। अब ये तीनों तो हमें पता चल गए, ये बचा है तो ये फिर इसी के साथ मैच कर देंगे। ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक बार ये पढ़ देती हूँ इसमें कौन सा संवत किसने स्टार्ट किया। विक्रम संवत को कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। शक संवत की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है, तथा इस संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। तो शक संवत का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 में की थी। कल संवत 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। अब इसमें फिर से सही का चुनाव करना है हमें कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ। अभी हमने देखा सही है, ये है ना। शक संवत 78 ईस्वी से, ये भी सही है। गुप्त काल सन 300 गुप्त काल जो संवत है या फिर सन कह लो, गुप्त काल सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 ईस्वी से शुरू हुआ। तो इसमें चारों ही सही हैं। मतलब इसमें देखो शासन का युग पूछा, आक्रमण अगर पूछते तो वो बहुत पहले आता है, शायद 712 वगैरह में है। इसमें पूछा है कि कब से वो शासन करने लगते हैं। तो जो मोहम्मद गौरी है, जब हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध होता है, सेकेंड युद्ध में चौहान हार जाते हैं, तो उसके बाद उसका शासन स्थापित होता है। उससे पहले जो गजनवी वगैरह है वो आक्रमण करते थे, लूट लाट के ले जाते थे, शासन नहीं करते थे यहाँ पे। तो शासन जो प्रारंभ होता है वो 1192 से ही होता है। तो आंसर होगा इसमें 1 2 3 4 चारों ही सही होंगे। गधेया, गौधेय भी लिखा रहता है, ठीक है। गधेय क्या था? ये सिक्का। गधेय एक प्रकार का रजत सिक्का था। इस सिक्के को ससेनियन सिक्कों के अनुकरणों पर चलाया गया था। पूर्व मध्यकाल के दौरान 8वीं 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य ये सिक्के मुख्यतः पश्चिमी भारत में प्रचलन में थे। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कौन सा होगा? देखो इसमें इससे एक तो ये बात पता चल गई क्वेश्चन में ही कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख जो है उसका वर्ष क्या है, तो शक संवत 465, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इसे विक्रम संवत में हमें करना है, तो शक संवत और विक्रम संवत में अंतर है 135 का, ठीक है। तो अब इसमें दिया है यहाँ पे 465 प्लस 58 प्लस 78 बराबर 601 विक्रम संवत होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 465 में 58 और ये 78, तो विक्रम संवत निकल आएगा। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व माना जाता है। शक संवत का 78 ईस्वी माना जाता है, और जो विक्रम संवत है वो 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी जैसे मान लो यहाँ से ईस्वी स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जो विक्रम संवत था वो इससे 57 वर्ष पहले स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और जो शक संवत है वो इसके 78 ईस्वी बाद स्टार्ट हुआ। अब इन्होंने पूछा क्या यहाँ पे कि शक वर्ष यानी शक यानी यहाँ से,
यहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो जो ईस्वी चल रही है, जो अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें 78 साल बीत चुके हैं, तब जाके पहला शक संवत स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे ये 465 शक संवत है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जोड़ेंगे? 465 में अब ये वाला जोड़ेंगे हम, पीछे वाला 58 जोड़ेंगे और ये वाला जोड़ेंगे, तभी तो हमारा विक्रम संवत निकलेगा ना। तो 601 विक्रम संवत होगा। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है। तो मालव संवत, विक्रम संवत, कृत संवत, ये तीनों एक ही नाम है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है। अब यहाँ 556 दिया है शक संवत, तो इसमें पूछा है कि इसका अब 556 शक संवत दिया है। अब इसको वर्तमान जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके अनुसार, यानी ये ईस्वी है, इसके कितने वर्ष बाद? 78 ईस्वी, 78 साल बाद यहाँ से शक संवत स्टार्ट हो रहा है। तो शक संवत है 556, यानी यहाँ अगर 556 है तो यहाँ से लेके 556, तो ये साल पूरे के पूरे हैं, लेकिन 78 साल ये भी तो स्किप हो गए ना। तो इसमें जब हम 556 में 78 जोड़ेंगे तो 634 ईस्वी निकल आएगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज, और ये मौखरी कौन थे? गुप्तों के सामंत। और इनका जो वैसे रहने वाले कहाँ से थे? ये गया यानी बिहार से। अब ये वर्मन वर्मन करके जो हमने पढ़ा था कि इस तरीके से वर्मन लगा हुआ है, ये कौन से शासक हैं? ये मौखरी ही हैं, है ना। ईश्वर वर्मन, ईशान वर्मन, इस तरीके से जो थे। अब इसमें पूछा है, इनके अभिलेख दिए गए हैं, कौन कौन किससे संबंधित है। इसमें से एक गलत है, तो ये सर्ववर्मन का जो गया ताम्रपत्र है ये सही नहीं है इसके साथ। बाकी ईश्वर वर्मन का जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन का हरहा पाषाण अभिलेख, और जीवित गुप्त सेकंड का देवबरनाक अभिलेख। सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ है, न कि गया से। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो इनमें से मालवा के परमार को छोड़ के बाकी, और इसके देवगिरी के यादव को छोड़ के बाकी सारे आएंगे। ये ना बहुत सारे जो शासक हैं ना, इन्हें याद करने में बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है। याद हो जाए तो ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन दिए ना उसको बस रट्टा मार लेना। इसमें इतने सारे शासक हो जाते हैं गुप्त काल के बाद में, बहुत सारे छोटे छोटे। दो तीन जैसे कि हम देखेंगे, बाद के वर्धन साम्राज्य के बाद के जो उत्तरपक्षीय संघर्ष होता है वो थोड़ा सा पता हो। एकदम उसके जस्ट बाद गुप्त काल के बाद में जो गुप्त वाला रीजन था उनका, जहाँ पे मेन रूप से, जहाँ जैसे पाटलिपुत्र वगैरह हुआ इधर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बिहार वाला जो ये एरिया है, इस साइड कौन से शासक हैं, ये थोड़ा सा मतलब ध्यान हो जाए। और इसे याद करने का बेस्ट तरीका है कि मैप पे थोड़ा सा लोकेट कर लेना कि किस जगह कौन से शासक हैं, उससे थोड़ा नाम याद आ जाए बहुत है। और नहीं तो ये बहुत सारे राजवंश हैं, याद ही नहीं होते हैं। बस ये रट्टा मार लेना, जो जो क्वेश्चन है याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य के पतन के फलस्वरूप भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गईं। इस दौरान अनेक स्थानीय सामंतों व शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों का शासन था। मगध के थे गुप्त, ठीक है, मगध में गुप्त बचे रहे। पूरा जो गुप्त शासन था वो तो खत्म हो गया, लेकिन गुप्त वंश से ही कुछ जो सामंत थे वो मगध पे उन्होंने शासन किया। थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज की मौखरी, जैसे कन्नौज वाले याद करने, क्योंकि ये गुप्तों के जैसे सामंत थे, और इनके जो ये शासक थे कुछ ईशान वर्मन वगैरह जो हमने देखे थे अभी, ये कन्नौज वाला याद रह जाएगा। और वल्लभी के मैत्रक। वर्धन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने, और इसी में जाके आगे जाके हर्षवर्धन आता है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में है, और बाण भट्ट की रचना में है। तो हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाण भट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है, और दूसरा कल्हड़ की राजतरंगिणी से। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज, पहले थी थानेसर। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी ये थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? तो कन्नौज और प्रयाग में। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। हेनशंग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था। और कन्नौज वाला भी हमने इसमें पीछे देखा था, जब उसने
बौद्ध जो महायान संप्रदाय है उसको उत्कृष्ट साबित करने के लिए जो बड़ी सभा बुलाई थी। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया, प्रयाग। नर्मदा नदी, मतलब प्रयाग भी है और क्या बोलते हैं कन्नौज भी है, तो यहाँ कन्नौज नहीं तो प्रयाग हो गया। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका, तो प्रथम पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई। इधर पुलकेशिन द्वितीय ने भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहा। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच मतलब युद्ध होना जायज़ था, युद्ध होना ही था, क्योंकि वो दक्षिणी तरफ विस्तार कर रहा है और ये उत्तर की तरफ। नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति एवं हेमशांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया, तो अभी हमने ये देखा पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष है 618 ईस्वी। बहुत लंबा दे रखा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं याद करने का, बस इतना ही काफ़ी है। कवि बाण निवासी था कहाँ का, तो बाण भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे। ये बीपीएससी का है ना, बिहार पीसीएस का, इसलिए उसका जन्म पूछा है। वैसे नॉर्मल पूछा जाता तो ये पूछा जाता है कि बाण किसका दरबारी था या फिर उसकी रचना क्या है। तो बाण भट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गाँव में हुआ। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। हेमशांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो सम्राट हर्ष के। और इसकी जो रचना है वो है सीयू की। और ये कब इसने चाइना से कब चलना स्टार्ट हुआ था, किया था, तो 629 ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, फिर से सेम। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग, मतलब हेमशांग का नाम दूसरा युआन च्वांग भी नाम से जाना जाता है इसे। तो युआन च्वांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे, तो नहीं, सुरक्षित नहीं थे, ये लिखा है, तो ये अपोजिट लिख दिया इसका, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है तो ये आंसर बचता है ये, ठीक है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, ये कहा है। व्यापारियों और नौघाटों नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, ये भी सही है। हर्ष के दरबार में हेमशांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। वो दूत के रूप में नहीं आया था, किसी मतलब ये जो ताई सुंग था इसके शासनकाल में आया जरूर था, लेकिन इसका दूत नहीं था। हेमशांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन तथा इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा रखा था। हेमशांग ने तांग शासकों की राजधानी चंगन से स्वतंत्र रूप से, न कि दूत के रूप में, भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया था। हेमशांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा और वाराणसी रेशम के लिए। और इसमें और क्या लिखा है। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा था तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि कहा। ये पीछे भी हमने पढ़ा था इसकी समरी में। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था तो रेशम के लिए। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशेय शब्द का प्रयोग होता था। चीनी यात्री हेमशांग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया, तो नालंदा, ठीक है, क्योंकि गुप्तों के बाद से नालंदा ही प्रमुख होने लगा था, पहले तक्षशिला था। आज भी भारत में हेमशांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, सीयूकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी, हेमशांग ने, और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हेमशांग को, है ना। सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, तो हेमशांग। मेगास्थनी के साथ इंडिका। अलबरूनी का है किताबुल हिंद, और फायन का तो शायद है नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर है भी तो। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, तो कब किया है। चीनी यात्री इत्सिंग ने 671 से 695 ईस्वी में, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। तो 671 से 695, यानी जो अभी हम पढ़ रहे थे फायन उसका, हेमशांग का, उसके बाद आया, ये हेमशांग के बाद आया, वो 629 में, यही 671 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य
उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो यानी हुंडी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब हुंडी का मतलब क्या है। तो हुंडी था एक विनिमय पत्र। विनिमय पत्र का मतलब जैसे ये एक तरीके से ऐसा पत्र समझ लो, इस पर कुछ लिखा है, उसको बोल दिया गया हुंडी, इससे हम कुछ सामान ले दे सकते हैं, ठीक है, विनिमय पत्र हो गया। भारत में साख पत्रों का प्रचलन बहुत प्राचीन है तथा इसे हुंडी कहा जाता है। व्यापार में माल का क्रय एवं विक्रय नकद और उधार पर किया जाता था। यदि माल का क्रय अथवा विक्रय नकद होता है तो ऐसी स्थिति में भुगतान तत्काल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यदि व्यापारी उधार लेन देन करता है और सौदों का मूल्य तुरंत न चुकाकर भविष्य में चुकाता है तो ऐसी स्थिति में भावी भुगतान की समस्या का समाधान साख पत्रांक माल बेचने वाले व्यक्ति को एक निश्चित अवधि में भुगतान का आश्वासन देता है। आधुनिक समय में इन साख पत्रों को विनिमय विपत्र अथवा प्रतिज्ञा विपत्र के नाम से जाना जाता था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो यिंतु। ये पहले पढ़ा था कि भारत का चीनी द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया, यिंतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, जिसमें था बख्तियार खिलजी, जिसने कि आक्रमण करके उसे नष्ट करा था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटाकर कन्नौज हो गया। पहले ये लाइन याद रखनी, पहले उज्जैन था, इसका मतलब है ना। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया। गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेसर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज गंगा यमुना दोआब में स्थित होने तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्ति पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी रहा, और ये तीनों शक्तियों के बीच में काफ़ी लंबे समय तक युद्ध भी रहा और लास्ट में प्रतिहार जीतते हैं इसमें। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। फिर इसका यहाँ कारण दिया हुआ है। उससे पहले हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि सामंतवाद का मतलब क्या है ना। जैसे कि जब केंद्र में जो राजा होता है, जो सबसे बड़ा राजा होता है, जिसके अधीन सारा साम्राज्य है, तो उस राजा के अधीन कुछ छोटे छोटे राजा होते हैं। छोटे छोटे राजा का मतलब भाई इतना बड़ा जो साम्राज्य है, ऐसा तो है नहीं कि राजा स्वयं वहाँ जाके देखेगा कि यहाँ प्रशासन कैसा चल रहा है ना। तो उनको प्रशासन को चलाने की दृष्टि से वो छोटे छोटे अपने राजा नियुक्त करेगा, राजा समझ लो, या कुछ जैसे व्यक्ति नियुक्त करेगा और उनको कुछ अधिकार दे देगा कि अपने इलाके में उनको शासन चलाने की अनुमति होगी, उनको सेना रखने की अनुमति होगी, ठीक है। अब ये जरूरत क्यों पड़ेगी, प्रशासन, क्योंकि प्रशासन का संचालन करना है, शासन वो खुद नहीं संभाल सकता इतने बड़े साम्राज्य को, तो उसको इन सहायकों की ज़रूरत है। और प्रशासन में मुख्य रूप से क्या चाहिए भाई, जो राजा की आय का स्रोत क्या है, किसान। अब किसानों से कर वसूलना है ना। हो सकता है कहीं कर नहीं मिल रहा है तो वहाँ ज़बरदस्ती वसूलना पड़े या कोई उस तरीके से, और फिर उनको क्या होगा कि अपनी सेना भी रखनी पड़ेगी। तो अब होता क्या है कि जो किसान थे, किसानों से कर वसूलने का कार्य दे दिया गया इनको, सामंतों को, ठीक है। और सामंतों को अपनी सेना वेना रखने का भी अधिकार था, और जिस एरिया में उनको कर वगैरह वसूलने का अधिकार दिया गया वहाँ उनको मतलब अपनी स्वायत्ता को, उनकी स्वायत्ता को मतलब सुनिश्चित किया गया कि हाँ ठीक है, तुम ये क्षेत्र में अपने अपने कार्य कर सकते हो, तुम सेना रख सकते हो, तुम न्यायिक अधिकार भी रख सकते हो। तो इस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था आती है, ठीक है। तो इसमें कारण भी यही दे रखा है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। तो ये दोनों ही मतलब कथन और कारण सही हैं, ठीक है। तो सामंतवाद, इसीलिए सामंतवाद बुरा है क्योंकि ये किसानों का शोषण करता है। क्योंकि भाई राजा ने तो कह दिया कि मुझे इतना कर चाहिए, अब ये सामंत जो होंगे, जो ये मध्यस्थ होंगे, ये क्या करेंगे, किसानों से अधिक कर वसूल करेंगे। राजा ने जितना बोला उसको उतना दे दिया, बाकी अपने पास रख लिया। राजा का इनसे कोई लेना देना है नहीं, राजा ने तो उनको नियुक्त कर दिया, राजा बात करेगा सिर्फ इनसे, क्योंकि राजा ने इनको स्वायत्ता दे रखी है कि तुम चाहे जैसा यहाँ पे शासन चलाओ। और धीरे धीरे ये इतने मजबूत हो जाते थे कि ये फिर यही सोचने लगते थे कि हम जो केंद्रीय जो हमारा राजा है उसी को उखाड़ फेंकें, है ना। जैसे हमने एक छोटा सा राजवंश हमने देखा भी, मौखरी राजवंश, वो क्या है, वो गुप्तों के सामंत ही तो थे, है ना। चीनी यात्री फाया ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। अभी हमने बहुत बार पढ़ा है। तो फायन कब आया था, तो गुप्त काल में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चीनी तीर्थयात्री हिंसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी मतलब पाया का मतलब हर्षवर्धन बाद में से बौद्ध धर्म को मानने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले बौद्ध धर्म का विरोधी था,
विरोधी नहीं था वो उस समय भी। तो चीनी तीर्थयात्री फायान गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया तथा उसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने 629 में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। हर्ष ह्वेनसांग से मिलने के पूर्व ही बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो चुका था। ह्वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। इधर यात्री दे रखे हैं और उनका मतलब वो कब कब भारत आए वो समय दे रखा है। ठीक है, तो जो हमने फायन अभी हमने ह्वेनसांग देखा था, अभी तो सबसे लास्ट वाला जो देखा था हमने ह्वेनसांग, उसका हमें समय अच्छे से याद है, हमने देखा था 629। ठीक है, बाकी इसमें देखा कौन सुमेलित नहीं। अच्छा, इसमें सारे ही पता होने चाहिए तभी हम कर सकते हैं। इत्सिंग इससे बाद में था, इतना तो पता है कि इत्सिंग इससे बाद में था, लेकिन एग्जैक्ट ये था या नहीं पता नहीं। अभी हम पूरी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। फायन के भारत भ्रमण का काल केवल 10 वर्ष का है, 402 से 412, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 रही है। इन्होंने पूछा भारत भ्रमण, यानी इस हिसाब से तो ये भी गलत हो गया। ह्वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 रहा। इत्सिंग का भारत भ्रमण 671 से 695 रहा, जबकि अल मसूदी ने 915 से 916 में भारत भ्रमण किया। ठीक है, अब है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो इसमें दोनों ही सही हैं। ये हमने व्याख्या में नहीं पढ़ा था, जो इसकी समरी थी, ये नया ही है। तो इसकी समरी यहाँ दी है, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिख रहा है इसमें। इसमें कुछ नहीं लिख रहा, वही जो क्वेश्चन में था सेम, कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है, इसलिए कथन एक सही है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, देखो पहले ही पूछा सामंती व्यवस्था क्यों आई, अब सामंती व्यवस्था के तत्व ही पूछ लिए, है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया होता है, अगर उसमें समझ लग रहा है कि इसमें और भी स्कोप बनता है क्वेश्चन पूछने का, तो वो हमें अच्छे से थोड़ा डिटेल में कर लेना चाहिए। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा राजनीतिक सत्ता। देखो, अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता तो नहीं थी, क्योंकि उनको स्वायत्तता दी जा रही थी। यही तो हम चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि ये केंद्रीकृत शासन नहीं था गुप्त काल वाला जो था, ये संघीय व्यवस्था थी। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र में और स्थानीय स्तर पर मतलब शक्तियों को बंटवारा एक तरीके से, है ना। मतलब जो स्थानीय शक्तियाँ हैं उनको स्वायत्तापूर्व अपनी शक्तियों को उपभोग करने का अधिकार होना चाहिए, उसे ही तो संघीय व्यवस्था बोलेंगे। तो इसमें अत्यंत दुर्बल कह के ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। तो भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ था, ये तो हमने पढ़ा ही। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना, ये भी सही है। तो इसमें होगा हमारा दूसरा। इसकी जो व्याख्या है वो पूरी पढ़ लेते हैं एक बार। सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। ठीक है, सामंत का अर्थ स्वतंत्र पड़ोसी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है। सर्वप्रथम अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ तथा राजपूत काल तक आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल तथा मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता अत्यंत निर्बल हो गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगा। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगे थे। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग उठ खड़ा हुआ, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों के कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। बहुत मतलब इसमें कुछ ऐसा मिला नहीं कि जो ठीक से समझ आए या कुछ ऐसा कुछ नया है। जो यहाँ पे है ना, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, कुछ इसमें खास नहीं है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये हमने देख लिए थे। हाँ, इधर इधर पुरी था, इधर द्वारका, और इधर जो रामेश्वरम के पास मतलब साउथ में रामेश्वर तो 4 धाम में आ जाता है, उन्होंने इधर साउथ में श्रृंगेरी मठ शायद कुछ ऐसा था। तो 4 धाम इन्होंने स्थापित किए थे, सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, सही नहीं है। देखो, उन्होंने रोक नहीं लगाई थी, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, है ना। कोई भी महान व्यक्ति होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो अपने धर्म का, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म का विरोध करेंगे, है ना। इसीलिए तो वो महान कहे जाएंगे, इसीलिए तो हम उन्हें पढ़ेंगे। अगर ये ऐसे होते तो इतना इनको इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, तो इन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। वेदांत क्या है? जो उत्तर मीमांसा है ना, उसी को वेदांत भी कहते हैं, और उसी के बहुत सारे संप्रदाय हैं, जिसमें से कि पहला है अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद वगैरह जो भी हमने पढ़े थे। तो ये वाला भी सही है, ठीक है। ये तीसरा गलत हो जाता है। इसमें भी सेम वही है जो भी हमने पढ़ा, और कुछ नहीं है इसमें ऐसा खास। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ हैं? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ठीक है। जोशी मठ ये उत्तराखंड में, ये गुजरात, उड़ीसा, और श्रृंगेरी इधर नीचे कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो 4 धाम में ये मानसरोवर सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इधर देख लेते हैं, यहाँ पे ही है। अच्छा, ये देखना पड़ेगा। इसमें है रवि कीर्ति, मतलब ये इनके दरबारी कवि हैं, है ना। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, तो ये सही है। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, जो कन्नौज के यशोवर्मन है, ये कन्नौज के राजा है ना यशोवर्मन, कहीं कहीं यशोधर्मन में मिलता है। इनके जो दरबारी कवि हैं, साहित्यकार वगैरह, वो इम्पोर्टेंट है, उनसे मतलब क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जो भवभूति हैं, ये इन्हीं के दरबारी हैं, ये संस्कृत के महान मतलब महान कवि की श्रेणी में ही आते हैं। तो भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबारी थे। अब इसमें दे रखा है हरसेन। अच्छा, हरसेन जो है दंडी नरसिंह वर्मन के थे। हरसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। अन्य विकल्प, अच्छा ठीक है। हरसेन अभी दरबारी पूछा ना, तो हरसेन हमने पढ़ा तो था, ये भी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। समुद्रगुप्त का था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ठीक है। और दंडी नरसिंह वर्मन से संबंधित हो गया। अब यहाँ फिर से ऐसे ही कवि दिए हैं और इधर राजा दिए हैं, तो इसमें मिलान करने के लिए पूछा है। तो हरसेन फिर से पूछा है यहाँ पे। हरसेन तो हो जाएगा समुद्रगुप्त के साथ, बाणभट्ट हो जाएगा हर्षवर्धन के साथ, और ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बचाइए अमीर खुसरो, तो ये अलाउद्दीन खिलजी। इधर यहाँ भी मैच करना है हमें। भोज, धार, समुद्रगुप्त। अगर हम समुद्रगुप्त का देखें तो समुद्रगुप्त को हम इसके साथ कर सकते हैं, विदिशा के साथ, ठीक है। और फिर बचता है हमारा अशोक आएगा उज्जैन, दुर्गावती, गोंडवाना। कहाँ कहाँ के कर सकते हैं ये पूछा हुआ है। भोज, धार, दुर्गावती, गोंडवाना, और फिर समुद्रगुप्त, विदिशा, अशोक, उज्जैन। ये प्रसिद्ध स्थल दे रखे हैं, वर्तमान राज्य दे रखे हैं। भीलसा मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्र से हलेबीडु भी कहते हैं कर्नाटक, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर हरियाणा, ठीक है। जिसे थानेश्वर भी लिखा मिलता है, स्थानेश्वर हरियाणा, जो कि वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी थी, ठीक है। अब इसके बाद प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हालांकि छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कितने हैं। क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे हैं और समरी मात्र 1 पेज की है, यानी कम पढ़ो, क्वेश्चन खूब सारे हैं इसमें से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।